इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आर्टिकल 124 से और 150 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनकी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ध्यान से सुनना है, ठीक है। आर्टिकल 124 124 अनुच्छेद 124 इसमें क्या लिखा हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है वो संगठन, सुप्रीम कोर्ट का भी एक संगठन होगा ना, कितने जज होंगे, कैसे काम करेगा, ये सारे फंक्शन उसमें लिखे होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 124 में लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट विद वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। आपको पता है कि संविधान के संशोधन के बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा की जा सकती है, संशोधन करना पड़ता है। अभी कितने जज हैं? अभी 34 जज हैं, 31 है 34, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, शायद 34 है। तो ये संख्या कम ज़्यादा करनी है तो उसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है पहले से। जब जब ये बढ़ानी पड़ेगी संख्या तब तब एक संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना। और कौन करता है ये, डिसाइड कौन करता है? बोलते पार्लियामेंट। नॉर्मल संशोधन भाई पार्लियामेंट ही करती है, संसद जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब क्या लिखा है इसमें दूसरी लाइन में, जजेज आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो जजों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पता होना चाहिए, ये राष्ट्रपति करते हैं। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। टेन्योर कितना होता है? इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि 4 साल 5 साल 6 साल, एज के हिसाब से टेन्योर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का टेन्योर होता है 65 साल और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका होता है 62 साल। 65 एंड 62 याद रखना है। 65 होता है फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और 62 होता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जज को 65 करने की बात चल रही है, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, मतलब वो लागू नहीं हुआ अभी। जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। जज अगर पद से हटाना है जज को, किसी को, उनके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ता है। और महाभियोग कुछ छोटी प्रक्रिया नहीं है, महाभियोग बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं महाभियोग लगाना। दोनों सदनों की सहमति होती है, उसमें पास किया जाता है वो, स्पेशली 2/3 बहुमत से पास होता है, दोनों सदनों का अलग अलग। और कौन सी कंडीशन में लगता है? 2 कंडीशन है जज को हटाने की, एक तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर उसको लगता है संसद कोई आदमी उस कैपेसिटी वाला नहीं है जो होना चाहिए जज, आदमी के अंदर इतनी, जो भी जज है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, तो इसको हटाया जाएगा। मिसबिहेवियर कहीं ना कहीं अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये गलत तरीका है इसने अपनाया है, इसमें एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं है। मिसबिहेव की यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है कि दुर्व्यवहार क्या होता है। मिसबिहेव को हिंदी पढ़ा होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो कैसा दुर्व्यवहार होगा, क्या होगा, कैसे हटाया जाएगा, ये कुछ है नहीं। लेकिन आपको ये शब्द याद रखने हैं, इनके आधार पर पार्लियामेंट इम्पीचमेंट महाभियोग लगा सकती है। 2 शब्द याद रखने, एक तो मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी, ठीक। आर्टिकल 125 सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जज। जजों को कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, कौन डिसाइड करेगा? भारत की संसद। सैलरीज एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट। दीज शैल नॉट बी चेंज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ जज ड्यूरिंग देयर टर्म एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो सुविधाएं मिलेंगी, संसद जो डिसाइड करेगी कि इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी पेमेंट मिलेगी, तो वो पेमेंट तब तक कम नहीं होगी, ये अलाउंस मिलेगा तब तक कम नहीं होगा जब तक देश में वित्तीय इमरजेंसी नहीं हो। आप जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल नहीं हो। वित्तीय आपातकाल के टाइम पे ही ये इमरजेंसी, ये पेमेंट कम की जा सकती है। नहीं, कोई चांस नहीं है ऐसा कि इसको कम किया जा सके, क्योंकि संसद डिसाइड करती है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्या है? कम हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में, वित्तीय आपातकाल के टाइम पे। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 125 में। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लो कि कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारे देश में चीफ जस्टिस नहीं है, तो उनकी ड्यूटी, उनके जो भी भाई कार्य तो कोई ना कोई तो करेगा, तो उनके कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी जज को एक्टिंग जज बना देते हैं। अब ये कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट। इसमें पार्लियामेंट शब्द नहीं है, ये आपको यही याद रखना है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज, तो क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट करती है, संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जहां भी अपॉइंटमेंट की बात होती है वहां राष्ट्रपति ही करते हैं। जहां शब्द नियुक्ति का है तो समझ लेना सीधा प्रेसिडेंट करते हैं, संसद किसी को अपॉइंट नहीं करती है, ठीक है। इन द एब्सेंस, जब उपस्थित हैं, लिखा है ना, किसी दूसरे जज को कर सकते हैं। इसमें लिखा था प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन अदर सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या किसी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइन लिखी होंगी उसमें कि हाई कोर्ट का जज भी एक्टिंग चीफ जस्टिस बन सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें एक ही लाइन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो, जिसको एक्टिंग कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ये आपको याद रखना लाइन। और इसको अपॉइंट करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 126 एक्टिंग
एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट 126 में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ही जज होगा वो। ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। चौथा आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जज। एडॉक जज होता है जब जजों की कमी हो जाती है, तो विशेष अब लगता है भाई बहुत ज़्यादा केस हो गए, हमें कुछ एक्स्ट्रा जजों की जरूरत पड़ेगी, तो एडॉक जज की नियुक्ति कर देते हैं। तो ये कौन करेगा? इसमें लिखा हुआ है इफ देयर इज ए लेक ऑफ कोरम, मतलब कोरम होती है एक तरह से आप गढ़पुत्र, हिंदी बोलते हैं गढ़पुत्र, इतने जज तो होने ही चाहिए किसी विशेष कंडीशन में। मान लो 34 या 31, मुझे एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, चेक करता हूँ एक मिनट। अगर उससे कम हो रहा है तो उस समय एडॉक जज नियुक्त किया जा सकता है। इसमें द चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट ए हाई कोर्ट जज एज एन एडॉक जज विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। ये यहाँ क्वेश्चन आ गया, एडॉक जज को कौन अपॉइंट करता है, ये यहीं फंसते हैं लोग। अच्छे से शेर ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एडॉक जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते, सीजीआई करता है विद प्रेसिडेंट अप्रूवल। प्रेसिडेंट एडॉक जज की नियुक्ति नहीं करते हैं, वो उसे अप्रूव करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये याद रखने वाला एक बात है इसमें, ये दोनों एक्टिंग जज और चीफ जज, एक्टिंग सीजीआई से ऊपर से कोई है नहीं। सीजीआई की एक्टिंग के लिए प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसी जज को एडॉक जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा कुछ दिन के लिए, तो वो क्या करेंगे, उसको मुख्य न्यायाधीश कर देंगे, लेकिन अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, भारत के राष्ट्रपति का। आर्टिकल 128 128 में क्या लिखा हुआ है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज। कुछ जज ऐसे होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको बुला लिया जाता है काम के लिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 128 में। वैसे बहुत सारे केस चल रहे हैं यार, बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस चलते हैं, तो वहां जरूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिक्वेस्टेड टू सिट एंड एक्ट इन द कोर्ट इफ दे एग्री। अगर वो सहमत हैं, सहमति उसकी है। इसमें ये नहीं लिखा है कौन बुलाता है। इसमें एक लंबा प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट ही, मतलब ये अप्रूवल के साथ सीजीआई और इनके अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ही उनको, अब एग्जैक्ट लिखा क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन है रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं काम करने के लिए, वो अगर चाहते हैं तो। 128 में लिखा हुआ है, 128 में लिखा हुआ है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, आर्टिकल 128 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि कोई डिसीजन आपने दे दिया, वो किस आधार पर दिया है, उस आधार को, उस तरह के केस को भविष्य में कोई ऐसा केस आता है तो उस जो डिसीजन पहले दिया उसको आधार मान के आने वाले केस का निर्णय लिया जाएगा, वो होता है कोर्ट ऑफ। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट रखें, जो भी डिसीजन हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई ये इस केस का ऐसे इस बेस पे डिसीजन आया था और भविष्य में कोई फ्यूचर में ऐसा ही केस आ जाता है, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए उसका कोट कर देंगे, ये डिसीजन सो एंड सो इसके आधार पर ये केस आया था और हम भी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह के जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो ये यहाँ पे यूजफुल होता है। तो ये इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा सुप्रीम कोर्ट का, किसी केस को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल, कहीं ना कहीं किसी वकील के लिए हेल्प हो जाएंगी जो केस लड़ते हैं, जज के लिए भी हेल्प हो जाएंगी, और जो ऑलरेडी डिसीजन आ रखा है वो गलत है तो देखो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने डिसीजन को चेंज करने की पावर है, जुडिशरी भी उसके पास पावर है, उसे लगता है कि मैंने डिसीजन गलत दिया तो उसको चेंज कर देगा, जज चेंज कर देते हैं कि ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उनके पास पावर है, और डिसीजन चेंज करने की पावर होनी चाहिए। गलती से कभी गलत डिसीजन दे दिया जाता है, कोई व्यक्ति संसार में, कोई व्यक्ति कोई गलत डिसीजन दे देता है, उसके पास पावर है, तो उसके पास पावर होनी चाहिए कि अपने डिसीजन को चेंज कर दे, कि मैं ये पावर ऐसे नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन को चेंज करने की पावर होनी चाहिए। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें लिखा है द सीट इज इन न्यू दिल्ली बट द चीफ जस्टिस कैन अलाउ द कोर्ट टू सिट एल्सवेयर विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। भाई कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग, कहाँ होती है? दिल्ली में होती है, लेकिन चीफ जस्टिस अलाउ कर सकते हैं कोर्ट को कहीं भी बैठने के लिए राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद। ये कहाँ लिखा हुआ है? 130 में, ठीक है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। जब कोई लड़ाई चलती है भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में, या भारत सरकार या एक राज्य, भारत सरकार या दो राज्य के बीच में, तो उसका मीडिएटर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही वो डिसीजन लेंगे, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती है। राज्यों के बीच में जो आपस में चल रहा है, या राज्य केंद्र राज्य के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उनके निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ये। ओरिजिनल मतलब नॉर्मली अगर ऐसा केस है तो इनके पास आ जाएगा वो। बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में चल रहा है तभी सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो याद रखने की लाइन कहाँ लिखा हुआ है? 131, आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 अपीलेट जुडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने की जुडिक्शन पे। न्याय क्षेत्र बोल सकते हो, न्याय अधिकारता बोल सकते हो, मेरे पास अधिकार है मैं न्याय दूंगा, ये जुडिक्शन, ठीक है। ये तुम्हारी जुडिक्शन नहीं आता, तुम्हारे न्याय क्षेत्र में नहीं आता ये। अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर इन्वॉल्विंग ए सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ ए लॉ रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है काट पीट कर देना,
जनरली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको आप ऊपर नीचे कर रहे हो, या उसके कुछ कहीं ना कहीं आप उसको ऐसा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा कोई मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के आपके पास अपील करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 132, संविधान से संबंधित कोई इंटरप्रिटेशन है तो अपीलेट पावर है जुडिक्शन में आती है, न्याय क्षेत्र में आती है, न्यायाधिकार में आती है सुप्रीम कोर्ट के में, जब संवैधानिक मामलों की बात आती है। आर्टिकल 133 133 अपीलेट जुडिक्शन इन सिविल मैटर, कुछ सिविल मैटर्स की बात इसमें लिखा है, अपील इन सिविल केसेस लाई विद द सुप्रीम कोर्ट इफ ए हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस। अगर कोई ऐसा केस आता है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि ये जनरल इंपोर्टेंस के लिए, मतलब ये सभी लोगों के लिए है, तो उस केस के लिए हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा और वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इस चीज को, ये जनरल इंपोर्टेंस का केस है, पूरे देश के लोगों पर लागू करता है, तो ये आप देखो ऊपर भेज देते हैं ना। ठीक है, तो ये जनरल इंपोर्टेंस का केस किसके पास जाता है, 133 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 134 अपीलेट जुडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स, कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास हियर करने की पावर तो सारे केसों की है ही, ये तो आपको याद होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील इन क्रिमिनल मैटर्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस स्पेशली इन केस इन्वॉल्विंग द डेथ सेंटेंस। भाई उसके पास अपील, जो भी ऐसा कोई क्राइम हो गया और नीचे उसको फांसी की सजा दे दी गई, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो सुन सकता है और आप जा सकते हो अपील करने का, सुप्रीम कोर्ट में आपका अधिकार है, किसी को फांसी दे दी जाए। इसमें लिखा हुआ है ना, कुछ विशेष कंडीशन होती हैं, स्पेशली इन केस इन्वॉल्विंग द डेथ सेंटेंस, मतलब किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। आर्टिकल 134 सर्टिफाई फॉर अपील, सर्टिफिकेट फॉर अपील, अपील करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है हाई कोर्ट में इश्यू, हाई कोर्ट में आपका केस चला था, हाई कोर्ट इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132 और 133 और 134। आर्टिकल 132 133 और 134 तीनों में सर्टिफिकेट देता है। क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा तभी केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 135 अनुच्छेद 135 फेडरल कोर्ट जुडिक्शन, संघीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र कितना है, जुडिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र कितना है, न्यायाधिकार कितना है, कितने क्षेत्र का जुडिक्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन इन ऑल पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये पुराना है आज का नहीं है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से पहले जो चला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि जो फेडरल कोर्ट की तरह काम करता था, सारे संघों का एक न्यायालय आप कह सकते हो, संघीय न्यायालय की तरह काम करता है। भारत राज्यों का संघ है तो सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय के लिए काम करता है, सारे लोगों के लिए काम करता है, सारे राज्यों के लिए काम करता है। कोई मैटर हो अगर हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाता है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है वो। तो संघीय न्यायालय कहाँ लिखा हुआ है, 135 में। इसको एक चीज याद रखना, ये आर्टिकल 135 सर 1935 में ही संघीय न्यायालय बना था। ठीक है, तो आर्टिकल 135 में संघीय न्यायालय की बात की गई है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पेटिशंस, SLP बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट में एट दिस डिस्क्रेशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंडिया। स्पेशल लीव देने की, उसको छूट देने की, आप कह सकते हो छुट्टी देने की, कोई स्पेशल इसमें पता नहीं इसका कहीं यूज तो मैंने देख करते हैं लोग, करने वाले करते हैं, किसी भी ऑर्डर में किसी भी अगेंस्ट जजमेंट के अगेंस्ट में स्पेशल लीव की कहानी होगी ट्रिब्यूनल के लिए, इसको ज़्यादा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 136 स्पेशल लीव कौन सी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट देता है, क्या करता है। आर्टिकल 137 की बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, ये मैंने बताया ना रिव्यू, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो कहीं ना कहीं उसे लगता है ये गलत है, इसको चेंज कर देना चाहिए, तो उसके पास पावर कहाँ है, आर्टिकल 137। कई बार पीसीएस ने पूछा है, कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है ऑर्डर को, जजमेंट और ऑर्डर दोनों को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है और होना चाहिए। आर्टिकल 138 इनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन, न्याय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अब न्याय क्षेत्र बढ़ाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट कौन बढ़ा सकता है, भारत की संसद। पार्लियामेंट में इनलार्ज द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू द लेजिस्लेशन, एक विधि के, एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को भारत की संसद बढ़ा सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 138 अनुच्छेद 138 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र जो बढ़ेगा वो भारत की संसद बढ़ाएगी, एक कानून के तहत, मतलब एक एक्ट बना के। 139 में क्या लिखा हुआ है, कन्फरमेंट ऑफ पावर। 139 पार्लियामेंट में कन्फेयर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर अंडर आर्टिकल 32। पार्लियामेंट पावर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को, वैसे सुप्रीम कोर्ट पावर है। आर्टिकल 32 क्या है, ये बहुत इंपोर्टेंस रखने वाला आर्टिकल है, जिसको बोलते हैं हमारे संविधान की आत्मा, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
ये रिट जो होती है ना, 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, इशू करता है, वो आर्टिकल 32 के तहत ही करता है। वो रिटों के बारे में बताऊंगा आपको। तो पार्लियामेंट कर सकती है, कन्फेयर कर सकती है पावर को, ठीक है, डायरेक्शन दे सकती है उसको कि तुम इस आर्टिकल के तहत 32 के तहत इस चीज़ को काम करना, कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्डर पास कर दो जो बहुत जरूरी है। वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट करती है। आर्टिकल 139 ए, ट्रांसफर ऑफ केसेस, केस ट्रांसफर हो जाते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, होता नहीं कुछ। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 139, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केस इन्वॉल्विंग द सेम लीगल क्वेश्चंस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत, ये लाइन बहुत अच्छी है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कौन करता है? कोई ऐसा मैटर हो गया जो सीरियस मैटर है, इस हाई कोर्ट में सही काम नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, दूसरे हाई कोर्ट में भेज दो, तो कौन करता है इस चीज को? केस ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 140 एंसिलरी पावर्स, पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर एडिशनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कुछ स्पेशल पावर देना चाहती है पार्लियामेंट तो दे सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देनी है तो कौन देगा? संसद। क्षेत्र कौन बढ़ाएगा? संसद। एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। और इनको कितनी पेमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी, कौन डिसाइड करेगी? संसद। वो कम कब होगी? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, अगर होनी होगी तो, नहीं तो नहीं होगी, वो जितना है उतना मिलती रहेगी। केस ट्रांसफर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत सारी लाइन है जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 141, बाइंडिंग नेचर ऑफ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट इन इंडिया। जो कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑर्डर दे दिया, वो भारत के सारे कोर्ट में एक तरह से लागू करना ही होना है। वो सारे कोर्ट बाइंड मतलब बंधे हुए हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही मानना है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी यहाँ पे कोर्ट, जहां भी न्याय क्षेत्र होता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही मानना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 141 141 में। 142 में क्या लिखा हुआ है? इन्फोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का लागू करना। इन्फोर्समेंट मतलब आप कैसे प्रवर्तन में लाना, यूज में लाना। सुप्रीम कोर्ट में पास एनी डिक्रीज और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। वो किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस दे सकता है, वो आपको तुरंत लागू करना ही करना है, ठीक है। आर्टिकल 143, अभी कुछ दिन पहले एक इशू आया था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट में सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले की जानकारी ले सकते हैं जो कि पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, लोक महत्वता के लिए हो। पब्लिक इंपोर्टेंस में लोक महत्वता के लिए हो, जानकारी ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ये कहाँ लिखा हुआ है? 143 में। 144 में क्या लिखा हुआ है? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल अथॉरिटीज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी अथॉरिटीज हैं भारत के क्षेत्र में, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, सीमा क्षेत्र जो भी है भारत के, उसमें सबको सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना है। ये सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज जितनी भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगी, करती हैं और करेंगी। ये कहां लिखा हुआ है? 144 में। आर्टिकल 145, रूल्स ऑफ द कोर्ट। रूल्स ऑफ द कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा कि मेरे कोर्ट में क्या क्या रूल होंगे। इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर। प्रैक्टिस प्रोसीजर्स होती हैं, बहुत सारे वकील प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे केस चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि भेड़चाल हो जाए भाई, कहीं ना कहीं सिस्टम होता है कि ये केस कब सुना जाएगा, ये केस कब सुना जाएगा। बहुत सारे केस सुने जाते हैं, डेली कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट की, डेली चलता है। तो वहाँ रूल रेगुलेशन से काम होता है, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, एक बोलते हैं हर चीज़ होती है ना एक प्रोसीजर के तहत। तो वो कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा अपने घर, उसका घर का रूल कौन बताएगा? घर का मालिक बनाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा। 146, आर्टिकल 146, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो अफसर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, चीफ जस्टिस। ये याद रखना है। उसमें लाइन चेंज हो जाएंगी, प्रेसिडेंट आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगी, ये दो लाइन आ जाएंगी। नहीं, इनके अफसर्स की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये याद रखना है आपको। द एक्सपेंस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई जो खर्चा होगा उनका वो भारत की संचित निधि से होगा। ज़्यादातर पेमेंट सारी भारत की संचित निधि से मिलती है ना। नियुक्ति कौन करता है? इनकी ऑफिसर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जो पेमेंट मिलती है, उनके जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड जो फंड है अपना। आर्टिकल 147, इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन मतलब आप कह सकते हो गठजोड़ करना, गठजोड़ नहीं, तोड़ फोड़ करना, ऊपर नीचे कर देना चीज़ों को, घटा कम कर देना, ज़्यादा कर देना, इस तरह से। क्लैरिफाई सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्पेशली इन रिलेशन टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हाँ, इस तरह की जो इंटरप्रिटेशन करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, उसी के पास इसमें स्पेशल लिखा हुआ नहीं है क्या पावर है, क्या करना है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात, संविधान से पहले जो कानून है उनके बारे में बात है, इसको छोड़ो। आर्टिकल 148 आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपोर्टेंस रखने वाला आर्टिकल है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कैग। अभी कैग से क्वेश्चन आया था यूसी नेट में कि ये आदमी कैग रहे नहीं रहे। आजकल कोई पेपर आसान नहीं होता है कि मान के चलना 150 करोड़ पॉपुलेशन है देश की, अगर कहीं 200 250 300 400 पोस्ट हैं तो वो जीरो मान के चलना उनको, उसमें भी बहुत सारे क्लोज लगे हैं। तो इस देश में इस समय अफसर बनना बहुत टफ है। आपको बहुत अच्छी और हाई लेवल की क्लियरिटी रखने वाली स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ कोई आपको डाउट नहीं हो। नॉर्मल आपको जैसे मान लो 50,000 वैकेंसी निकली है तो आप कम पढ़ाई से बन सकते हो, लेकिन आपको कहीं अच्छी पोस्ट लेनी है, मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छी पोस्ट के लिए आपको मेहनत करनी है और बिना डाउट के करनी है। जो डाउट रखेगा वो पास नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। जो पढ़ना है वो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन बिना डाउट के पढ़ो। आर्टिकल 149, हाँ सॉरी, कैग के बारे में पढ़ते हैं 148 में। कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैग की नियुक्ति कौन करता है? महालेखाकार बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। भारत सरकार जहाँ खर्च करती है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, इन सब की ऑडिटर कौन होता है? भारत के बोलते हैं कि धन का रक्षक बोलते हैं इसको। भाई भारत के पास जो पैसा है, संचित निधि से जो पैसा निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कब खर्च हो रहा है, कितना आया कितना गया, सारे लेखा जोखा का एक अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं कैग। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा ना, एंड ऑफ स्टेट, राज्यों के भी कैग करते हैं। राज्यों के पास कैग नहीं होता है, राज्यों के पास कोई कैग नहीं होता है। तो भारत सरकार के और राज्यों के जो पैसे खर्च होते हैं उनकी सबकी रिपोर्ट, सबकी जांच, सबके ऑडिटर कौन होता है? हेड ऑडिटर मान सकते हो, चीफ जस्टिस आप ऑडिटर, वो है कैग साहब। याद रखना है आपको। इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि भारत की करता है लेकिन राज्यों को नहीं करता, वो राज्यों के भी करता है। ठीक है, उसका राज्यों के बोलते हैं कि जितने रिसिप्ट्स हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो सबकी ऑडिट करने की पावर कैग के पास होती है। आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। ड्यूटीज क्या हैं और शक्तियां क्या उनके पास? पार्लियामेंट सेल डिफाइन द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग बाय लॉ। वो कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करेगी क्या क्या ड्यूटीज हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या ड्यूटीज हैं, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। 150 में क्या लिखा है? फॉर्म फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कैग। कैग की एडवाइस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो खाता होता है, क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कैग यहाँ रखवाते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति इनको संसद में रखवा देते हैं, दोनों सदनों में रखवाते हैं। ऐसे ही जो राज्य सरकार का पैसा होता है गवर्नर के पास है, गवर्नर उसको वहाँ पे उसके विधानमंडल में रखवा देते हैं। इसके बारे में जब आर्टिकल आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इतना ही है, ध्यान से सुनना, 2 बार सुनना। कई क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बस इसको यही है, सफलता का एक ही मंत्र है, ध्यान से सुनना और बिना डाउट के पढ़ना।